हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही है। ग्रुप डी का एग्जाम 3 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आप लोगों ने दे दिया होगा। किसी का बेहतर गया होगा, किसी का खराब गया होगा। तो देखिए, अभी 25 अगस्त जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ, बहुत सारी वीडियो, हजारों वीडियो, लाखों वीडियो यूट्यूब पे कट ऑफ का आ गया और उसको देखने वाला कोई और नहीं, आप ही लोग हैं। और जेन्युइन बात है कि एग्जाम होने के बाद एक ललक रहती है कि आखिर कितना पे मेरा सिलेक्शन होगा। काश ये ललक आप लोग 2024 वाला कट ऑफ को देख के पढ़ाई में लगा दिए होते तो आज शायद इतना नहीं भटकना पड़ता। और मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था कि 2025 के ग्रुप डी को कैसे टारगेट करना है और लाखों लोगों ने उसको देखा और जो फॉलो किए होंगे डेफिनेटली 110% अच्छा किए होंगे। और उसका कमेंट भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में। देखिए क्या होता है, एक ट्रैप चलता है यूट्यूब पे कि अब एग्जाम हो गया है, कट ऑफ को कम बताया जाता है ताकि आप देखिए, उसको पता है कि ज्यादा स्कोर करने वाले की संख्या कम है और कम स्कोर करने वाले की संख्या बहुत है। अगर 53 लाख यानी 52 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है और उसमें से अगर 30 लाख भी प्रेजेंट है तो मैक्सिमम उसमें 25 से 27 लाख ऐसे होंगे जो कि कम स्कोर के होंगे। और वो कम इसलिए बताता है ताकि आप एक दूसरे को शेयर करेंगे, उससे उसका व्यूज आएगा, उससे उसको पैसा अर्निंग होगा। इस ट्रैप को समझिए। देखिए, इस वीडियो में आज मैं बहुत तरह की बातें बताऊंगा जो आप लोगों के आंखों पे जो धूल जम गई है वो साफ हो जाएगा। देखिए, अभी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि एग्जाम आपका कैसा गया। कोई टीचर आपको नहीं बता सकता है कुछ भी, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं अभी कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, आपने कितना अटेम्प्ट किया, उसके पास कोई डेटा नहीं है। हाँ, आंसर की आने के बाद आपका क्या काम है कि जैसे ही आंसर की आएगा तो बहुत सारा, मैं अपने टेलीग्राम पे भी उसका लिंक डालूंगा, रैंक मित्रा और रैंक आईक्यू का। अगर मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो वहां पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस पे मैं डेली क्विज करवाता हूँ जिसके तहत आपको काफी जीके जीएस में बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो वहां पे जुड़ जाइए, वहां पे सारी अपडेट भी आपको देते रहता हूँ। रैंक आईक्यू, रैंक मित्रा का जैसे लिंक आएगा, अपना आंसर की उस पर यूआरएल कॉपी कीजिएगा, पेस्ट कीजिएगा। उसके बाद उसमें आपका जोन वाइज कितना रैंक है, कितना क्या है, सब कुछ दिखा देगा। तब तक लेकिन आपसे इंतजार नहीं होगा, तब तक आप फालतू की वीडियो देखते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि मेरा सिलेक्शन 55 पे हो रहा है, 60 पे हो रहा है। आप लोग को पिछले कट ऑफ 2024 का जो कट ऑफ है वो देखिए, वो रियलिटी है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पिछले बार 1 करोड़ फॉर्म फिलअप हुआ था, इस बार आधे से भी कम हो गया, 52 लाख पे आ गया है। तो क्या ये कट ऑफ पे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा? तो देखिए, सबसे पहली बात, पहले क्या होता, पिछली बार क्या होता, सबको लगता था कि ग्रुप डी का वैकेंसी आया है, किसी को भी नौकरी हो जाएगा। जैसे जब हम लोग ग्रुप डी का तैयारी करते थे उस बार भी 1 करोड़ प्लस फॉर्म फिलअप हुआ था। और जब हम लोग पटना में चिकन लेने के लिए जाते थे तो जो चिकन देता था ना काट के, वो बोलता था कि भैया ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, मैंने भी फॉर्म भरा। तो सबको लगता है कि यूं ही ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम है तो ऐसे ही अगर मैं 10th पास आउट हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और वैकेंसी बहुत ज्यादा आई है। लेकिन जब वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखता है तो उसको नानी याद आ जाता है और फिर वो दोबारा हिम्मत नहीं करता है फॉर्म भरने का। और वही हुआ है इस बार। जब 2024 वाली वैकेंसी आई थी तो जिसको मन हुआ, सबको लगा कि मेरे को नौकरी हो जाएगा और सबने फॉर्म फिलअप कर दिया, 1 करोड़ प्लस चला गया। और जब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखा तो फिर सोच लिया होगा कि नहीं, इतना मेहनत कौन करेगा, इतना भीड़ में एग्जाम देने जाओ और इतना पैसा भी लगेगा, खर्चा भी होगा, उसके बाद 10 नंबर भी नहीं आएगा। तो इसलिए डायरेक्ट आधा हो जाता है जब कंटिन्यू वैकेंसी आती है, क्योंकि सबको औकात पता चल जाती है। भले ही ग्रुप डी का एग्जाम है लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऐसा रहता है कि फिर दोबारा कोई हिम्मत नहीं करता। तो इससे कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर 1 करोड़ से 52 लाख, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग थे जो कि पढ़ते ही नहीं थे। जो कि देखिए क्या होता है, आप ये समझिए 2024 में जो सिलेक्शन लिया है 32,000 स्टूडेंट, 32,000 पोस्ट है, 32,000 ने सिलेक्शन ले लिया। उसके नीचे जस्ट जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा 50,000 स्टूडेंट वैसा होगा जो कि 2 से 3 नंबर या 4 नंबर से पीछे छूट गया होगा। क्या वो लड़का इस 22,000 में फाइट नहीं करेगा? क्या आपको इतना समझ नहीं है? 32 लाख, 20 लाख, 30 लाख से आपसे मतलब ही नहीं है कि उसके जस्ट नीचे जो 50,000 स्टूडेंट या 60,000 या 1 लाख स्टूडेंट रह गया था, जिसका कि 5 नंबर 4 नंबर से, वो इस 22,000 में फाइट डेफिनेटली करेगा। तो आपको उससे मतलब ही क्या है बाकी से? बस यही सब धूल जो आप पे जम गया आपके आंख, उसको खोलने के लिए आप, जब मेहनत करने के लिए बोलता हूँ तब मेहनत नहीं करते। जब बोलता हूँ कि ऐसे पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, 9 10 का आंसर क्या रहा है ना, फिर A to Z क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहेगा साइंस में, आप देख लीजिएगा 9 10 का। आप 10th में 12 बुक पढ़ ले, मतलब आप जितना बड़े होते जा रहे उतना आलसी बनते जा रहे। जब आप 10th में थे, 10th का एग्जाम पास करने के लिए आप
10 से 12 बुक पढ़ लेते थे, 9th का भी साइंस का भी पढ़ते थे, सोशल साइंस का भी पढ़ते थे, मैथ का भी पढ़ते थे, सब चीज का पढ़ते थे। लेकिन अभी एक सरकारी नौकरी पाने के लिए आपसे 9th-10th का एनसीईआरटी पढ़ने में इतना हार्ड लग रहा है, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। ये नहीं कि आपके लिए नया है, आप कोई भी बैकग्राउंड से है, आप 9th-10th में जरूर साइंस पढ़े होंगे एनसीईआरटी का। तो इतना आलसी हो गए कि जो चीज आप पढ़ के आए उसको दोबारा पढ़ने में आपको आलस लगता है। उसका कोर्स लेते हैं, आप सोचते हैं कि कहाँ से करें, किसका कोर्स ले ले, कौन इसका लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस कर रहा है। आपसे क्यों नहीं होता है? एक तो सब चीज अवेलेबल है आपको, लाइन में कहीं पे दिक्कत होता है तुरंत चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करके चैप्टर समझ सकते हैं। तो आलसी बनेंगे तो ऐसे ही कट ऑफ का वीडियो देखते रहेंगे और सिलेक्शन भी कभी नहीं होगा। यही सब चीज समझाने आया हूँ। जो बुक आप ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जिसके उस समय मीन्स आप 14-15 साल के थे, तब आप ज्यादा मेच्योर थे, तब आप बुक को पढ़ लिए थे, आप 10th पास आउट कर गए। लेकिन अभी वही बुक को पढ़ने में आपको क्लास लेना पड़ रहा है, कोर्स लेना पड़ रहा है, प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं समय जरूर लगेगा। तो यही है, कट ऑफ का वीडियो अभी मत देखिए। जब उस पर आप दे देंगे रैंक IQ रैंक मित्रा पे, तो वो एक एग्जैक्ट डाटा दिखाएगा, उसके आधार पे टॉप ट्रेंडिंग का वीडियो आएगा। टॉप ट्रेंडिंग जीके को आप लोग जरूर जानते होंगे, वो एक एग्जैक्ट लगभग अप्रोक्स अच्छा कट ऑफ बताते हैं कि इतना जाएगा, उसके आधार पे आपको पता चलेगा। और एक अगर मुझसे डायरेक्ट पूछेंगे कि कट ऑफ क्या जा रहा है, तो अगर आपने 70-75 अटेम्प्ट लिया है तो आप रेस में बने हुए हैं। कोई अगर आपको 55-60 पे सिलेक्शन दिला रहा है तो आपको बिल्कुल बरगला रहा है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और वो कट ऑफ पे इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा कि 1 करोड़ से 52 लाख आ गया और उसमें अटेंडेंस 58% है। ये सब जो कोई दिखा रहा है, ये सब आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि पढ़ने वाला लड़का का जो कमी नहीं है, 1 से 1.5 लाख लड़का है, वो डेफिनेटली आपको कंपटीशन हमेशा उसी से रहता है। उस समय 1 करोड़ जाने का वजह मैंने बता दिया, जिसको मन था सब ने भर दिया था, उसके बाद उसको औकात पता चल गया तो सीधा आधा से ज्यादा लोग गायब हो गया। इस आधा में भी बहुत सारे लोग पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ने वाले वही है 1 से 1.5 लाख है, और वो रिजल्ट को ले जाएगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन एग्जाम दिया कौन नहीं दिया। 58% में जो, क्या आपको लगता है जो जेन्युइन स्टूडेंट होगा, जो अच्छे से तैयारी किया होगा, वो एग्जाम छोड़ेगा? वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो बरसों से मेहनत करते आ रहा है और एग्जाम को स्किप कर देगा। हाँ, कुछ इमरजेंसी केस होता है 1-2% के साथ कि उसका एग्जाम छूट गया होगा, लेकिन जो अब्सेंट हुआ है, अभी 58% दिखा रहा है कि अटेंडेंस 58 से 55% हुआ है, तो जो अब्सेंट हुआ है उसमें से 1-2% ही कुछ होगा इमरजेंसी केस में छोड़ा होगा, नहीं तो बाकी सब वही होंगे जिसको एग्जाम से कोई मतलब नहीं होगा, वैसे फॉर्म भर दिया होगा, तैयारी करना वरना है नहीं। जो तैयारी किए होंगे वो एग्जाम छोड़ देगा, उसको सिलेक्शन लेना, उसको नौकरी लेना, वो कैसे छोड़ देगा? तो इस सब से इसको अगर दिखा के कोई ये बता रहा है कि देखिए पिछले बार 32,000 सीट था, इस बार 22,000 है, 10,000 सीट में अंतर आया है, लेकिन पिछले बार 1 करोड़ फिलअप हुआ था, इस बार 52, तो इस बार कहीं ना कहीं कट ऑफ कम जाएगा। तो ये सब में मत रहिए, ये सब नहीं होने वाला है। 70-75 तक अगर आप अटेम्प्ट या मीन्स सही करके आए हैं तो कहीं ना कहीं आप रेस में हैं। अगर आपको नहीं यकीन होता है तो आप पिछले बार का कट ऑफ जाके देख लीजिए। हाँ, नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा, और पिछले बार जो नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला था, वो इस बार कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। और उसका मेन वजह है कि पिछले बार 101 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इस बार शिफ्टों की संख्या काफी कम है, जिस कारण उतना नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि शिफ्टों की संख्या ज्यादा रहती है तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इस बार 57 से 58 शिफ्ट होगा, जिस कारण आपका नॉर्मलाइजेशन काफी कम होगा। और अगर आप स्कोर किए होंगे तो ऐसा है कि आप ज्यादा ये उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा। आपने जो जेन्युइन स्कोर किया है उसी पे आपका रिजल्ट होगा। तो अभी आंसर की आने दीजिए। हर बार का यही ट्रेंड रहा है कि 5 से 7 दिन में आंसर की आ जाता है। तब तक आप लोग वेट कीजिए, इधर उधर का वीडियो मत देखिए और ये सोचिए, क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि आपने एग्जाम में कैसा प्रदर्शन किया है, तो ये सोचिए कि आखिर क्या कमी रह गई कि मैंने एग्जाम अच्छा नहीं किया। क्योंकि अभी आप जान रहे होंगे कि आपका एग्जाम अच्छा गया है या खराब गया है। हाँ, खराब जाने के बाद होता है, होप होता है, आदमी को उम्मीद रखता है कि थोड़ा कम भी आ रहा है तो उस पर सिलेक्शन हो जाए, उसी के कारण कट ऑफ का वीडियो आप लोग देखते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए, आप लोग ये सोचिए कि आखिर इससे अच्छा मैं कैसे कर सकता था, क्या मैंने नहीं किया। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो आपको बस यही सोचने की जरूरत है और आंसर की आने दीजिए। उसके बाद अगर आपका स्कोर अच्छा है तो काफ़ी आपने अच्छा किया, आप आगे की प्रोसेस की तैयारी कीजिए, थोड़ा बहुत फिजिकल करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपका एग्जाम कहीं ना कहीं खराब गया है तो वहीं से आपको मंथन करना है, जितना भी शिफ्ट हुआ है वो सब शिफ्ट का आंसर की अपलोड होगा। सारा सब्जेक्ट का अलग अलग एक से एक टीचर है, मैं अपने टेलीग्राम पे भी आपको डाल दूंगा।
वहां पे आपको मंथन करने की जरूरत है, आखिर क्या पूछा जाता है और मैं क्या पढ़ता हूँ, क्या मैं इसको सुधार कर सकता हूँ कि नहीं, बाकी स्टूडेंट कैसे स्कोर करता है, ये सब सोचना है। क्योंकि ये सब अगर नहीं सोचेंगे, मंथन नहीं करेंगे, स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, कैसे अप्रोच लेना वो नहीं समझेंगे, तो 2026 में जो 30,000 वैकेंसी आ रही है वो भी हाथ से निकल जाएगा। और ऐसे ही आप 5 साल 6 साल पढ़ते रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए आंसर की आने के बाद आपका काम है कि अपना आंसर की मिलाने के बाद जितना भी शिफ्ट हुआ है आपको एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। बस आपको देखना है, समझना है, सोचना है कि आखिर क्या पढ़े। फिर आपको लगेगा कि हाँ जेन्युइन चीज ये है, इसको पढ़ना चाहिए। और डरिए मत किसी चीज को पढ़ने से, हर वो चीज आजकल अवेलेबल है। अगर आपको कहीं पे एक थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, उस डाउट को आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। एक से एक चीज अवेलेबल है, आप पढ़ने का प्रयास ही नहीं करते, ये मेन चीज दिक्कत है। अपने से प्रैक्टिस नहीं करना जानते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ मुझे टीचर ही करवा दे, टीचर के थ्रू ही मैं प्रैक्टिस कर लूँ, तो वैसे नहीं होगा। मैंने A to Z बताया था कहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप अभी 2026 के लिए तैयारी करना चाहेंगे तो अभी से जाइए, अभी से आंसर अगर आप 2-3 दिन आप रेस्ट करना चाहते हो रेस्ट कर लीजिए। आंसर की आने के बाद ही एक टारगेट बनाइएगा, इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा, 30,000 में एक सीट मेरा है, ऐसे टारगेट बनाना है। और उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करना, अभी से जो तीनों सेक्शन है मैथ रीजनिंग साइंस का, उसको ठोस करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना। कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे A to Z मैंने बताया कि जितना भी मैथ का सेक्शनल टेस्ट है टेक्स्ट बुक पे हजारों सेट है, आप बनाइए तो कितना सेट आप बना सकते, उसको आप नहीं करेंगे। बस जब एग्जाम हो जाएगा तो फिर कट ऑफ देखने आएंगे। तो जो लड़का उसको, जो स्टूडेंट उसको कर रहा है, वो कैसे आपको आगे निकलने देगा। वो इतना प्रैक्टिस कर रहा है, आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस हो रहा है, मेरा पढ़ाई हो रहा है, वैसे नहीं होगा। जब तक खुद से पेन नहीं उठाएंगे, खुद का माइंड नहीं चलाएंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। तो टेक्स्ट बुक पे बहुत सारा सेट है, रीजनिंग का भरा हुआ है सेट, 1000 सेट रीजनिंग का है, 900 के आसपास, फिर मैथ का है, फिर आप लोग देख रहे होंगे कि साइंस का भरा हुआ सेट। और 2026 वाला जो ये जितना भी सेट हुआ है, शिफ्ट हुआ है 57 टोटल अपलोड हो जाएगा। तो आप इसको भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये लेटेस्ट है। और फिर 2026 वाला जो वैकेंसी आएगा उसका एग्जाम होगा तो इसी पैटर्न के आधार पे होगा, वही एनसीईआरटी से घुमा फिरा के पूछता है। तो एनसीईआरटी आप अलग से पढ़ेंगे और सेम चीज इसका प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे और उसका प्रैक्टिस आप टेक्स्ट बुक पे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से मैंने पढ़ा था और इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। वहां पे आपका ब्रेन चलेगा। जो चीज नहीं समझ आएगा तुरंत यूट्यूब पे सर्च करेंगे, चैट जीपीटी पे सर्च करेंगे, उसका फोटो क्लिक करके दे देंगे, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जाइए, अब वेट कीजिए कि आपका आंसर की कब आता है। जैसे ही आंसर की आएगा, आपका पहला दायित्व है कि आपको अपना आंसर की मिलाना है, उसको यूआरएल पे पेस्ट करना है टॉप रैंक IQ या रैंक मित्रा पे। उसके बाद आपको अपना एनालिसिस करना है कि मैंने कितना स्कोर किया, बाकी लोगों ने उसी शिफ्ट में कितना स्कोर किया। वो आपको सब कुछ दिखा देगा, आपका शिफ्ट रैंक दिखा देगा, आपका जोन रैंक दिखा देगा, आपसे आगे कितना स्टूडेंट है वो दिखा देगा, आपसे पीछे कितना स्टूडेंट है वो दिखा देगा। तो वो एक एग्जैक्ट होता है, क्योंकि वो रियल डेटा के आधार पर रहता है। अभी जो कोई बता रहा है कट ऑफ, वो फालतू की वीडियो है। अगर कोई कम कट ऑफ दिखा रहा है तो वो आपको बरगला रहा है, क्योंकि 70-75 कट ऑफ जो पिछली बार कट ऑफ गया था उससे कट ऑफ कम नहीं होने वाला है। ये चीज आप मान लीजिए। उसका एक ही रीजन हो सकता है कि कम होने का, अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत हाई कर दिया होगा। हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नहीं देखा है, आप लोगों ने देखा है तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसे था 2024 और 2025 में, आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिला है। तो हम भी समझ पाएंगे। और कितना आप लोगों ने अटेम्प्ट किया ये भी बताइएगा कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया। तो एक थोड़ा बहुत अनुमान लग सकता है कि वो इस आधार पे कि हाँ, अगर आपके अटेम्प्ट के आधार पे ये अनुमान लग सकता है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या था। नहीं तो ये 5 दिन और रुक जाएंगे तो आपको रियल चीज सब कुछ पता चल जाए। रियल चीज पता करने के बाद अपना फिर से प्लान बनाइएगा। सिर्फ ग्रुप डी को टारगेट मत कीजिएगा। मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें कि ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों को टारगेट करने के लिए मैंने बताया था। और 2026 की 3 वैकेंसी आने वाली है, एनटीपीसी ग्रेजुएट, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी, तीनों को टारगेट कीजिए और ऐसे पढ़िए कि तीनों में रिजल्ट हो। और ऐसा होता है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका तीनों में रिजल्ट होगा। और आप देखते भी होंगे, मैंने खुद निकाला है और आप भी देखते होंगे आपके आसपास में, जो एक चीज में रिजल्ट देता है वो बाकी चीज में भी रिजल्ट देता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी को माइंड में लेके मत पढ़िए। एनटीपीसी ग्रेजुएट, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और आरआरबी ग्रुप डी 2026 की वैकेंसी जल्द देखने को मिलेगी। तो आंसर की देखने के बाद उतना मत इधर उधर फिर भटकिएगा, फिर मौज मस्ती करने लगेगा और फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फिर आप स्टार्ट कीजिएगा। वैसे नहीं करना है। अभी से आपने कमी पे काम करना है। जो आपका बेसिक कमजोर है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जो आपका मैथ रीजनिंग और साइंस का बेसिक नहीं बना हुआ है तो उसको धीरे धीरे बिल्डअप कीजिए। मैंने A to Z बताया कि कहाँ से जीके करना है, कहाँ से साइंस करना है, कहाँ से मैथ करना है, कहाँ से रीजनिंग करना है। कहीं से भी करेंगे
प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ेगा। आप पहले सोच लीजिए कि प्रैक्टिस आपको कोई टीचर नहीं करवा सकता, पढ़िए आप कहीं से, प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जितना भी 3 साल में एग्जाम हुआ रेलवे का, उसको रगड़ के प्रैक्टिस कीजिए, एनालिसिस कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आंसर की मिलाने के बाद सीधा अपना टारगेट सेट कर लीजिएगा, मंथन जरूर कीजिएगा कि हाँ मैंने ये गलती किया है और आगे से ये गलती नहीं दोहराऊं। तो अभी कट ऑफ का ज़्यादा वीडियो मत देखिए, आंसर की आने दीजिए, उसके बाद जरूर 1-2 बार देख लीजिएगा, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि हाँ बाकी लोगों ने इतना स्कोर किया और मैंने इतना स्कोर किया। तो उससे आपका आंखें भी खुलेगा कि हाँ कैसे पढ़ा जाता है, और पढ़ना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। तो यही सब है, अभी वेट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।